तो नमस्ते बंधु, मेरा नाम है सुदीप और स्वागत है मेरे चैनल रेसलिंग पैरेट पे। तो बंधु, आज हम लोग बात करने वाले हैं आज हुई स्मैकडाउन के बारे में और समरस्लैम में जो जो हुआ था उसके लिए आज की स्मैकडाउन बहुत हाइप हो गई थी। तो इन सारी चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो शो की शुरुआत ही करते हैं हमारे न्यू स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन बेकी लिंच। और हमने ये भी देखा कि केविन ओवेंस जो थे वो बैठे हुए थे कमेंट्री टेबल के ऊपर, क्योंकि पैट मैकेफी जो है वो कोविड-19 से इन्फेक्ट हो चुके थे। वो मैंने आपको कल ही अपने वीडियो के अंदर बता दिया था। तो बेकी के आते ही शो का एटमॉस्फेयर एकदम चेंज हो गया। पब्लिक उनको बहुत चीयर कर रही थी, बहुत अच्छा पॉप भी पड़ा उनके एंट्री पे। बेकी रिंग पे आती है और वो कहती है कि वो कैसे एक हार्डेस्ट मोमेंट था जब उन्हें अपनी रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप रिलिंक्विश करनी पड़ी थी अपने प्रेगनेंसी के लिए। और उस दिन से आज के दिन तक उन्होंने बहुत ज्यादा वर्क हार्ड किया है ताकि वो दोबारा से डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापस आ सके और दोबारा से चैंपियनशिप भी जीत सके। और फिर वो कहती है कि हाँ, मैं सोशल मीडिया को भी फॉलो कर रही हूँ, कैसे बियंका ब्लेयर के डिफीट पे बहुत लोगों ने गुस्सा जताया है कि मुझे चैंपियनशिप के लिए मौका मिल गया डायरेक्टली आके, लेकिन मैंने जो है मैंने वो टाइम का यूज किया, मैंने वो मौके का यूज किया और मैंने सिर्फ सही टाइम पे अपना ट्रिगर दबा के चैंपियनशिप को जीत लिया। फिर बेकी कहती है कि हाँ, वो अपोलोजाइज करना चाहती है बियंका ब्लेयर से, बट इट्स फॉर एब्सोल्युटली नथिंग। अब ये कहते कहते वहां पे आ जाती है हमारी फॉर्मर स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन बियंका ब्लेयर। अब बियंका ब्लेयर आके कहती है कि देखो, मैं कोई एक्सक्यूज नहीं देने वाली हूँ कि वो मेरा स्टाइल नहीं है, मगर क्यों ना अभी और इसी वक्त बेकी और बियंका ब्लेयर के बीच में एक मैच हो जाए। और बियंका कैसे कहते कहते वहां म्यूजिक प्ले होता है जेलिना वेगा का, और जैसे ही जेलिना वेगा रिंग की तरफ बढ़ती है, क्राउड उन्हें यू सक के चैंस लगा रहे होते हैं। अब वेगा के कहती है कि क्या तुम यहाँ पे बच्चों की जैसे आके चैंपियनशिप के लिए मैच मांग रही हो, क्यों ना एक मैच हो जाए अभी तुम्हारे और मेरे बीच में। अब वेगा के चैलेंज करते करते वहां पे थीम सॉन्ग प्ले होता है कार्मेला का, और कार्मेला का कहती है कि देखो, बेकी लिंच किसी को फेस नहीं करने वाली, वो फेस करने वाली है द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन ऑन द रोस्टर, जो कि है कार्मेला खुद। और फिर वो मजाक कर रही होती है कि कैसे समर स्लैम के 1 घंटे पहले ही उनको बताया गया था कि साशा बैंक्स अपीयर नहीं होने वाली है, और मैच के जल्दी जल्दी में उन्होंने ठीक से अपने बाल भी नहीं बनाए थे। तो ये ऐसी वो खिल्ली उड़ाई होती है सबकी वहां पे। अब कार्मेला कैसे कहते कहते वहां पे आ जाती है लिव मॉर्गन, और लिव मॉर्गन के कहती है कि क्या तुम कार्मेला और जेलिना वेगा बार बार मैच हारती हो फिर दोबारा से मैच मांगने आ जाती हो। तो ये सब देख के बियंका ब्लेयर कह रही होती है कि यार, क्या तुम लोग सब एक साथ यहाँ पे आ गए। यहाँ पे बियंका ब्लेयर और बेकी लिंच के बारे में बात हो रही है, और ऐसा कह के फिर दोबारा से चैलेंज करती हो बेकी लिंच को, लेकिन बेकी लिंच वहां पे बहुत प्यार से नो बोल के निकल जाती। अब ये तो होना ही था। अब स्मैकडाउन के पहले ही शो के अंदर हमें बियंका और बेकी के बीच में मैच थोड़ी ना देखने को मिल जाएगा। अब बेकी के जाते ही वहां पे एक छोटी सी ब्रॉल शुरू हो जाती है चारों कंटेस्टेंट के बीच में, और फिर शुरू हो जाता है कमर्शियल। अब जैसे ही कमर्शियल आएगा मैं समझ गया कि इसके बाद तो टैग टीम मैच होने वाला है फेस और हील टीम के बीच में, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इस बार थोड़ा सा दूसरा तरीका अपनाया। उन्होंने बुक कर दिया एक फैटल 4-वे एलिमिनेशन मैच। अब ये मैच काफी अच्छा था। शुरू से हमने देखा कि बियंका ब्लेयर मैच में काफी अच्छा डोमिनेट कर रही थी, लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब जेलिना वेगा और कार्मेला एक टीम के अंदर हो गया, वो बियंका ब्लेयर को एक साथ मारने लगे, क्योंकि उसका कुछ ज्यादा फायदा हुआ नहीं, क्योंकि ये एक एलिमिनेशन मैच था। तो कार्मेला और जेलिना वेगा एक दूसरे को ही पिन करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऐसा करते करते जेलिना वेगा के ऊपर पड़ता है किस ऑफ डेथ बियंका ब्लेयर का मैन्यूवर, और 1 2 3 पिन करके जेलिना वेगा हो चुकी है एलिमिनेट। और फिर हम देखते हैं कि जो लिव मॉर्गन है उन्होंने कार्मेला को एलिमिनेट कर दिया, और फिर हमें मैच देखने को मिलता है लिव मॉर्गन और बियंका ब्लेयर के बीच में। इन दोनों की परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी थी। बियंका ब्लेयर के ऊपर लिव मॉर्गन ने 2-3 क्लोज फॉल्स भी लिए थे, क्राउड इसके ऊपर दिस इज ऑसम के चैंस भी लगा रहा था, पर अल्टीमेटली बियंका ब्लेयर इस मैच को जीत गई जब वो अपना कीओडी मैन्यूवर लगा के पिन कर दिया लिव मॉर्गन को, और उन्हें मैच मिल चुका है चैंपियनशिप के लिए बेकी लिंच का अगेंस्ट में। अब हमें आगे ये देखना है कि इन दोनों के बीच में मैच ऑफिशियल कहाँ पे होता है। मोस्ट प्रोबेबली वो एक्सट्रीम रूल्स में हो सकता है, क्योंकि एक्सट्रीम रूल्स के बाद जो शो है वो सऊदी अरेबिया का शो है, और ये कंफर्म नहीं है कि सऊदी अरेबिया में दोबारा से वुमेन्स के लिए मैच होगा या नहीं। तो देखते हैं दोनों के बीच में क्या आगे चलता है। फिर हमें एक इंटरेस्टिंग बैक स्टेज सेगमेंट देखने को मिलता है पॉल हेमन और केला के बीच में, जो कि कमेंटर है, आपको पता है। तो केला इंटरव्यू करती है पॉल हेमन की कि तुम कहाँ पर स्टैंड करते हो अभी, तुम अभी रोमन रेन का साथ दोगे या ब्रॉक लेसनर का साथ दोगे। तो वैसा वो नाम नहीं कहती है, लेकिन उनके क्वेश्चन से ऐसे ही समझ में आता है। तो इस पे पॉल हेमन आंसर करते हैं कि आई स्टैंड वेयर आई ऑलवेज स्टैंड, और वो है ट्राइबल चीफ के साथ, और ये कह के वो थैंक यू कह देते हैं। अब ये सब जो बातें होती हैं वो रोमन रेंस के लॉकर रूम के सामने खड़े होकर होती है। तो पॉल हेमन वहां पे वो रोमन रेंस के लॉकर रूम का दरवाजा खोलने जाते हैं, और वो देखते हैं कि वो दरवाजा लॉक्ड है। और फिर हम लोग देखते हैं कि
की एक कॉमर्शियल आ जाता है और कॉमर्शियल के बाद हम देखते हैं कि एक एडवर्टाइजमेंट शो हो रही होती है कि रोमन रेंस का फैमिली सेलिब्रेशन होगा आज, जो कि पहले से ऑलरेडी एडवर्टाइज था स्मैकडाउन के ऊपर। और फिर हम देखते हैं कि केला ब्रैक्सटन जो है वो अभी भी खड़ी होती है पॉल हेमन के साथ बात करने के लिए, और उसको फिर से देख के पॉल हेमन बहुत इरिटेट हो जाते हैं और बोलते हैं कि यार तुम अभी तक यहीं खड़ी हो, तुम्हें और कोई नहीं मिला क्या हैरेस करने के लिए। अब इनसे ये बात हो रही होती तभी वहां पे द उसोस आ जाते हैं, दोनों जिमी एंड जे उसोस, और वो आके एक दरवाजे के सामने खड़े हो जाते हैं और पूछते हैं कि यार सच बताओ, क्या तुमने सचमुच नहीं पता था कि ब्रॉक लेसनर अपीयर होने वाले हैं समर स्लैम के अंदर? जिसमें हेमन कहते हैं यार मुझे सचमुच नहीं पता था और मैं क्यों तोड़ना चाहूंगा जो मैंने खुद बनाया है इतने दिनों से, अपने जो ब्लड लाइन बनाई है, जो ट्राइबल चीफ को मैं सपोर्ट किया है, मैं उसको क्यों तोड़ के लेसनर को बुलाना चाहूंगा। तो इसके बाद उसोस पूछते हैं हेमन से तो फिर तुम ये बताओ तुम क्यों रोमन और सीना के मैच के पहले हम लोग को वहां से जाने के लिए कह रहे हैं? तो इस पे हेमन कहते हैं कि देखो वो मेरा डिसीजन नहीं था, वो ट्राइबल चीफ का डिसीजन था और उसी ने मुझसे कहा था कि मैं तुम लोग को कहूं कि तुम वहां से चले जाओ। तो ये आंसर सुन के उसोस बिल्कुल भी इंप्रेस नहीं होते हैं और वो दरवाजा बंद कर देते हैं। अब आगे चल के लॉकर रूम के सामने कहानी थोड़ी सी और आगे बढ़ी, वो उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट सेगमेंट के बारे में, जो कि एक मैच होने वाला था चैड गेबल और सिजारो के बीच में। अब मैच तो ये अच्छी पेस में स्टार्ट हुआ क्योंकि हम जानते हैं कि चैड गेबल और सिजारो दोनों अच्छे कंटेस्टेंट्स हैं, दोनों अच्छे परफॉर्मर्स हैं। शुरू में सिजारो ने 3 अपरकट्स लगा दिए चैड गेबल को, बट क्योंकि हमें पता है कि चैड गेबल के साथ में ओटिस हैं तो मैच में उसको हारने देंगे नहीं। वो मैच के बीच में वो आके अटैक कर देते सिजारो के ऊपर और मैच डिस्क्वालिफिकेशन से खत्म हो जाता। अब फिर हमें बैकस्टेज दिखाया जाता है कि केला ब्रैक्टन जो है वो बोल रही होती है कि रोमन रेंस अभी आने वाले हैं और रोबर्ट रेंस से पूछा जाएगा कि लेसनर के रिटर्न के बारे में उनका क्या कहना है। बट रोमन वहां पे आते नहीं है, उनकी जगह पे आते हैं एक अच्छी सी गाड़ी में, सुंदर गाड़ी में वहां पे पहुंचते हैं हमारे बैरन कोर्बन। और बैरन कोर्बन का लुक यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट हो गया था, पूरा चेंज हो गया था। उनको एक नई शर्ट भी मिल गई थी, उन्होंने एक सूट पहना हुआ था, उन्होंने शेव कर लिया था और उन्होंने एक अच्छी सी हैट डाली हुई थी अपने ऊपर। तो फिर कॉर्बन कहते हैं कि फाइनली जो लेडी लक है वो मेरे साथ अभी मौजूद है। वेगस में मैं था वीकेंड में समर स्लैम के, बिगी से मैच हारने के बाद मैं कसिनो गया और मैंने वहां पे अपने पैसे डबल कर लिए और बहुत सारे पैसे जीते और उसी का नतीजा जो है मैं आज थोड़ा अच्छा लाइफ लीड कर रहा हूँ और मैंने ये सब गेटअप भी लिया है अपने ऊपर। उसके बाद का जो सेगमेंट है वो हमें बैरन कॉर्बन का ही देखने को मिलता है जब वो रिंग में अपीयर होते हैं, और हमें ये देखने को मिला कि बैरन कॉर्बन को एक न्यू थीम भी मिल गई है अपने एंट्रेंस के लिए और उनको हैप्पी कॉर्बन के नाम से बुलाया जा रहा है। अब क्राउड उनको देख के थोड़े से यू डिजर्व इट के चैंस लगाने शुरू कर दिए थे। अब ऐसा करते करते वहां पे कॉर्बन बिग ई को बुलाते हैं क्योंकि उन्हें माफी मांगनी थी, क्योंकि कॉर्बन ने बिग ई का मनी इन द बैंक का ब्रीफकेस ले लिया था। लेकिन बुलाने के बाद कॉर्बन जो है वो बिग ई के मनी इन द बैंक के ब्रीफकेस को खरीदना चाहते हैं। तो पहले तो वो ऑफर देते हैं बिगी को $20,000 का, और बिगी जब नहीं माने तो उसको बढ़ा के उसने $50,000 कर दिया। लेकिन बिगी फिर थोड़ी देर सोचने के बाद उस पर भी इनकार कर दिया बिगी ने। तो फिर कॉर्बन कहने लगे कि यार तुम ये ब्रीफकेस रख के करोगे क्या, आखिर में तुम इसको हारने ही वाले हो, मतलब ऐसा होता है लोगों के साथ। तो इसमें बिगी कहता है कि अच्छा जैसे तुम्हारे साथ हुआ था पहले। तो अगर आपको याद होगा कि कॉर्बन भी पहले मिस्टर महिंद्रा बैंक थे और उन्होंने अपनी जो अपॉर्चुनिटी थी उसको हार दी थी। उसके बाद कॉर्बन फाइनल ऑफर देते हैं बिगी को $100,000, लेकिन बिगी उसमें भी नहीं माने। अब जब कॉर्बन देख रहे हैं कि उनकी दाल वहां पे नहीं गल रही है तो फिर वो ये कह के वहां से निकल जाते हैं कि ठीक है चलो तुम ब्रीफकेस को रख लो, जब तुम हार जाओगे ब्रीफकेस को तब तुम मेरी बात को याद करोगे। तो उसके ऊपर बिगी कहते हैं कि चलो तुम्हारी बहुत बकवास होगी, अब तुम यहाँ से निकल लो। तो ऐसे करके ये सेगमेंट वहां पे खत्म हो जाता है। थोड़ा सा फनी सा सेगमेंट था जो कि अब आगे इसकी स्टोरी लाइन कैसे होगी वो देखने में इंटरेस्टिंग हो सकती है। फिर पीछे से हमें एज का एक प्रोमो सुनने को मिलता है। एज कहते हैं कि मैंने सेथ रॉलिंस को पीछे छोड़ दिया है, अब मैं उसके बारे में एकदम भी नहीं सोचने वाला। मेरा अगला टारगेट होने वाला है जिसकी वजह से मैं सेथ रॉलिंस से भिड़ा था और वो है यूनिवर्सल चैंपियनशिप। फिर इन सिमिलर वे हमें सेथ रॉलिंस भी देखने को मिलते हैं पीछे। वो एज को कह रहे होते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस, और फिर वो कहते हैं कि देखो एज मैं अब तुम्हारी रिस्पेक्ट करने लगा हूँ, मैं अब तुम्हें एडमायर करने लगा हूँ और मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर मुझे दोबारा से यूनिवर्सल चैंपियनशिप की पिक्चर में आना है तो मुझे तुम्हारे जैसे सोचना पड़ेगा। अब इससे सेथ रॉलिंस क्या समझाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं हम लोग को, वो तो अभी समझ में नहीं आ रहा है। शायद आगे की कोई स्मैकडाउन की शो हमें दिखेगी तो वहां पे कुछ समझ में आएगी। तो अब देखते हैं सेथ रॉलिंस और एज की क्या डायरेक्शन होने वाली है। वैसे अगर आप जानना चाहते हो कि एज की फ्यूचर क्या हो सकती है, उनके कौन और ओपोनेंट्स हो सकते हैं, तो उसके रिगार्डिंग मैंने कल चैनल पे एक वीडियो डाली थी, वो जाके एक बार आप जरूर देखना। फिर हमें दिखते हैं किंग नाकामुरा अपने इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के साथ, जो कि एक मैच के लिए आने वाले थे और ये मैच पहले से एडवर्टाइज था। किंग नाकामुरा और रिक बूक्स के साथ डर्टी डॉग्स यानी कि डॉल्फ जिगलर और रॉबर्ट रूट के बीच में।
लेकिन इसके तुरंत ही बाद आ जाता है कॉमर्शियल, और कॉमर्शियल के बाद हमें देखने को मिलता है कि वही लॉकर रूम के सामने, मतलब रोमन रेंस का जो लॉकर रूम है उसके सामने पॉल हेमन खड़े होते हैं और फाइनली वहां पे रोमन रेंस आके पहुंचते हैं। अब रोमन रेंस आके पॉल हेमन को बोलते हैं कि क्या अब तुम मेरे लिए दरवाजा भी नहीं खोलने वाले हो? तो उस पर पॉल हेमन यस ट्राइबल चीफ कह के दरवाजा खोलते हैं और फिर रोमन पॉल हेमन को पूछते हैं कि क्या तुम अंदर आना चाहोगे, और फिर पॉल हेमन को लेकर रोमन रेंस अंदर चले जाते हैं। अब फिर वहां से हम लोग मूव हो जाते हैं फिर रिंग के पास, जब मैच स्टार्ट होने वाला है किंग नाकामुरा और रिक बुक्स और डर्टी डॉग्स के बीच में। मैच ये काफी डिसेंट था, अच्छा खासा मैच था। हमने ये देखने को मिला कि रिक बुक्स के जो मूव्स हैं, हमने ये लास्ट वीक भी शायद देखा था कि रिक बुक्स एक अच्छे कंपीटिटर है, एक अच्छे परफॉर्मर है। इस मैच में भी उसने अच्छा परफॉर्म किया और फाइनली उसने डॉल्फ जिगलर को पिन करके ये मैच भी जीत लिया। फिर दोबारा से हम चले जाते हैं बैक स्टेज में, जहां हमने नाओमी देखने को मिली। वो आती है सोनिया डेविल के पास और हमें ये ऑफिशियल कंफर्मेशन मिलता है कि नाओमी अब से स्मैकडाउन ब्रांड का पार्ट होने वाली है। लेकिन नाओमी को देख के सोनिया डेविल कुछ ज्यादा खुश लगती नहीं है, तो सोनिया डेविल बोलती है मुझे तो नहीं पता था कि तुम यहाँ पे आने वाली हो, और फिर ऐसे करके वो वहाँ पे उसको ज्यादा भाव नहीं देती है और वहां से वो चली जाती है। अब WWE क्या नाओमी का हील टर्न प्लान कर रही है कि वो ब्लड लाइन में ज्वाइन कर सके? वो हमें देखने को शायद मिलेगा कुछ अगले शोज के अंदर। हम लोग चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट के अंदर। तो गोरिल्ला पोजीशन के पास हमें रे मिस्ट्री और डोमिनिक मिस्ट्री देखने को मिलते हैं। तो रे डोमिनिक को यही कह रहे होते हैं कि कैसे उसने एडम पीयर्स को रिक्वेस्ट किया है एक 1-to-1 मैच के लिए डोमिनिक मिस्ट्री और एक सरप्राइज पार्टनर होगा डोमिनिक के अगेंस्ट पे, और वो इससे ये बताना चाहते हैं कि डोमिनिक को अपने आप को प्रूव करना है कि वो कितने अच्छे कंपीटिटर हो सकते हैं। अब मैच शुरू होता है और डोमिनिक मिस्ट्रियो का जो ओपोनेंट है वो निकल के आ रहे होते हैं सैमी ज़ेन। अब ये मैच भी काफी डिसेंट सा था, डोमिनिक ने अच्छा स्टार्ट किया लेकिन बीच में टेबल टर्न्स हो जाती है और हम देखते हैं कि सैमी ज़ेन जो है वो हलीवा किक लगा के डोमिनिक मिस्ट्रियो को पिन कर लेता है। और मैच के बाद हम देखते हैं कि रे मिस्ट्रियो डोमिनिक के पास आके उनको दिलासा देने की कोशिश करते हैं, लेकिन डोमिनिक जो है अपने फादर को वहां से हटा देते हैं और वहां से चले जाते हैं। तो अब देखते हैं इन दोनों फादर और सन की कहानी आगे हम लोग को क्या देखने को मिलती है। नेक्स्ट आता है शो का मेन सेगमेंट रोमन रेंस की चैंपियनशिप सेलिब्रेशन का। तो शुरू में हमें ये देखने को मिलता है कि गोरिल्ला पोजीशन के अंदर पॉल हेमन जो है वो यूनिवर्सल जो चैंपियनशिप की बेल्ट है वो रोमन को दे रहे हो। तो फिर रोमन बोलते हैं कि तुम मुझे ये क्यों दे रही है, ये तो तुम्हारा काम है कैरी करने का। तो इसमें पॉल कहते हैं कि ट्राइबल चीफ ये आपकी ब्लड लाइन की चैंपियनशिप का सेलिब्रेशन है। उस पर रोमन एक विकेट से स्माइल लेके कह रहे होते हैं कि यू आर फैमिली टू। अब ये तो ऐसे ही लग रहा है कि उसको शायद मक्खन देने के लिए बोला गया था, लेकिन अब जो भी हो वो पूरी टीम रिंग के अंदर आती है और द उसोस और रोमन रेंस अपने बेल्ट को रेस करते हैं। फिर हमने ये भी देखा कि रोमन की जो टी शर्ट है वो चेंज हो गई थी दोबारा से और उसमें ब्लड लाइन की फोटो बनी हुई थी, तीनों के तीनों चैंपियनशिप रेस किए हुए थे। तो पहले तो रोमन अपना माइक लेते हैं बात करने के लिए, लेकिन वो माइक फिर दोबारा से पॉल हेमन को देते हैं और उसके कान में कुछ बोलते हैं कि तुम कहो ये ऑडियंस को। तो इस पे पॉल हेमन कहते हैं कि अब रोमन रेंस ये चाहते हैं कि तुम उनके साथ साथ उसोस को भी एक्नॉलेज करो, और फिर वही बोलते हैं कि कैसे उन्होंने सीना को हरा दिया और फिर से चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया। अब ऐसा वो कह रहे होते हैं, उसी टाइम पे थीम सॉन्ग प्ले होता है फिन बैलर का। और अगर आपने मेरी कल वाली वीडियो देखी होगी तो मैंने आपको कहा था कि हो सकता है कि लिसनर से पहले फिन बैलर उसको चैलेंज करे, और वही हुआ। फिन बैलर आके कहते हैं कि पहले कैसे सीना ने उसकी स्पॉट ले ली थी, इस वजह से वो इस बार रोमन को डायरेक्ट चैलेंज करने आए हैं और वो अब किसी का वेट नहीं करेंगे, किसी की बातों पे नहीं आएंगे। नेक्स्ट वीक के लिए फिन बैलर ने ऑफिशियली चैलेंज कर दिया है रोमन रेंस को फॉर यूनिवर्सल चैंपियनशिप। और ऐसा चैलेंज करने के बाद फिन बैलर ने अटैक कर दिया रोमन रेंस के ऊपर, और क्योंकि वहां पे उसोस ऑलरेडी मौजूद थे तो 3-in-1 असॉल्ट शुरू हो गया। लेकिन फिन बैलर को बचाने के लिए वहां आ पहुंचती है स्ट्रीट प्रॉफिट्स, और उसके बाद हमने ये भी देखा कि जिमी उसो को और उसोस को साइड में कर दिया और रोमन रेंस वहां से निकल गए। तो आज के शो के लिए लिसनर तो अपीयर नहीं हुए, बट नेक्स्ट वीक के लिए फिन बैलर और रोमन रेंस का ऑफिशियल मैच कंफर्म हो चुका है यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट वीक क्या होने वाला है। ये बहुत चांसेस तो बहुत ही कम है कि रोमन रेंस चैंपियनशिप को लूज करेंगे, क्योंकि लेसनर और रोमन का एक ड्रीम मैच तो होने ही वाला है। तो अब ठीक है, देखा जाता है आगे क्या होता है स्मैकडाउन के शो पे। तो आज की ये वीडियो यहीं तक की थी। अगर आपको ये पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। उसके साथ साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए, ताकि आपको रेसलिंग से जुड़ी हर न्यूज़, इवेंट्स और अपडेट्स की जानकारी इस चैनल पर मिलती रहे। तो ठीक है बंधु, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तो नमस्ते बंधु।